इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, जर्मनी और टर्की को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर और परमानेंट सीट को लेकर है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स का मुद्दा है उससे संबंधित है। इसके साथ ही भारत और टर्की को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और हम इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर न सिर्फ अपनी YouTube की सभी वीडियोस के लिंक्स वहाँ पर पोस्ट करते हैं बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित ऐसी कई सारी अपडेट्स होती हैं, छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं जिनके ऊपर वीडियो बना पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए हम वो सारी अपडेट्स अपने इसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वहाँ पर कवर करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको अभी तक व्हाट्सएप चैनल का फीचर नहीं मिला है तो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सबसे पहले व्हाट्सएप को अपडेट करें और फिर उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो वो भारत और टर्की को लेकर आ रही है। अब ये चीज तो आपको पता है कि हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन को संबोधित किया था, जिस दौरान उन्होंने भारत के अंदरूनी मामले यानी कश्मीर मसले को अपनी स्पीच में शामिल किया था। इस पूरे मुद्दे को लेकर यानी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को टारगेट किया था। अब इसके रिस्पॉन्स में भारत को कोई ना कोई स्टेप तो उठाना ही था और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने अपना पहला कदम उठा लिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं और क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस साल यूएन जनरल असेंबली को संबोधित नहीं करेंगे इसलिए उनकी जगह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर 26 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे और वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए स्पीच देंगे। लेकिन उससे पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने यूएन हेडक्वार्टर्स में वहां पर अपने साइप्रस के काउंटरपार्ट यानी साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की और दोनों देशों के बीच बायलैटरल टाइज को वहां पर डिस्कस किया। इसके साथ ही भारत ने साइप्रस को आश्वासन दिया है कि भारत के जो साइप्रस के साथ बायलैटरल टाइज हैं फ्यूचर में हम उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और भी ज्यादा मजबूत करेंगे और आने वाले सालों में भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस एंगेजमेंट्स और भी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। अब जयशंकर सर और साइप्रस के विदेश मंत्री के बीच ये जो मीटिंग हुई है ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन दिनों टर्किश ऑक्युपाइड साइप्रस और साइप्रस के बीच एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो कि चल रहा है एक रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत के विदेश मंत्री का साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत साइप्रस को लेकर कितना सीरियस है और आने वाले समय में भारत और साइप्रस के बीच के जो बायलैटरल टाइज हैं वो भी इसी तरह से और भी मजबूत होते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अर्दोगान ने कश्मीर मसले को यूएन जनरल असेंबली के मंच से उठाया था ठीक उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर भी अपनी स्पीच के दौरान ग्रीस और साइप्रस को समर्थन देंगे और टर्की को सबक सिखाने का काम करेंगे और टर्की को एक मैसेज देंगे कि अगर वो इसी तरह से कश्मीर मसले में टांग अड़ाता रहा तो भारत की सरकार साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर और भी एग्रेसिव होकर टर्की को टारगेट करेगी। इसके साथ ही दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और परमानेंट सीट को लेकर। अब ये न्यूज आपको ही मिल गई होगी कि अभी कुछ ही दिन पहले यूएन जनरल असेंबली में अपने संबोधन के दौरान पुर्तगाल के प्रेसिडेंट मार्सिलो रेबेलो ने एक नई और रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत और ब्राजील को बैक किया था। यानी पुर्तगाल के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद जो नए मेंबर्स जोड़े जाने हैं उसके लिए पुर्तगाल, भारत और ब्राजील का समर्थन कर रहा है। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि भारत और ब्राजील ऐसे देश हैं जिनको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसलिए रिफॉर्म्स के बाद जो भी नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनेगी उसमें भारत और ब्राजील को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अब पुर्तगाल के बारे में आपको पता है कि एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद पुर्तगाल के प्रेसिडेंट ने अपने संबोधन के दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए जर्मनी को सपोर्ट नहीं किया जो कि काफी अचंभित कर देने वाला था। अब ये चीज जर्मनी के लिए काफी कंसर्निंग है क्योंकि न सिर्फ पुर्तगाल बल्कि पुर्तगाल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी यूएन जनरल असेंबली में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद नए परमानेंट मेंबर्स के लिए अपनी चॉइसेस पूरी दुनिया के सामने रख दी हैं और उसमें भी जर्मनी का नाम नहीं है। दरअसल पिछले कल ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वहां पर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अब चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट और परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को और भी बढ़ाया जाए और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया इन देशों की सिक्योरिटी काउंसिल में और भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भारत और जापान इन दो देशों का नाम साफ तौर पर लिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक इंडिया और जापान इन दोनों देशों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अब पुर्तगाल के बाद ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भी जर्मनी का नाम स्किप किया और वीटो पावर और परमानेंट सीट के लिए जर्मनी का नाम नहीं लिया। उससे पहले टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान जो G20 समिट के लिए भारत आए थे उन्होंने उस दौरान सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पर भारत को भी समर्थन दिया था, हालांकि वो भी कुछ कंडीशंस के साथ आया था। कहने का मतलब है कि
इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को जो भी देश सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से 80 से 90% देश जर्मनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि जर्मनी रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बने। अब इसके पीछे का भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर हम रशिया को बाहर निकाल लें तो जो यूरोपियन रीजन है उससे ऑलरेडी 2 कंट्रीज इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीटों के ऊपर बैठी हैं, एक ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए जर्मनी का केस हर साल लगातार वीक होते जा रहा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि यूरोप से ओवर रिप्रेजेंटेशन हो और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अकेले यूरोप से ही 3 देश आ जाएं। जबकि अगर हम भारत के केस के ऊपर नजर डालें तो साल दर साल भारत को समर्थन देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब दुनिया के तमाम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से भी भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के तौर पर एक कैंडिडेट तो उनका परमानेंट होता है, जबकि दूसरे कैंडिडेट्स चेंज होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ ब्राजील, जापान और साउथ अफ्रीका का नाम लिया, जबकि पुर्तगाल ने भारत के साथ केवल ब्राजील का नाम लिया। अगर हम भारत की बात करें तो इस समय भारत ने जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है G4 और ये G4 के सभी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद नए परमानेंट मेंबर्स के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा लगातार समय समय के ऊपर उठाते रहते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि G4 के समर्थन से भी जर्मनी का कुछ नहीं बनने वाला है। लैटिन अमेरिका से ब्राजील और एशिया से भारत, इन 2 देशों को दुनिया में सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। वैसे इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या जर्मनी को रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।